तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ लेकर एक महा वीडियो जो है टॉप 40 क्वेश्चन सोशल की। हमने इससे पहले आपके लिए पूरा सोशल का रिवीजन, मैप वर्क, प्रेजेंटेशन टिप्स, काफी कुछ कंटेंट आपके सामने आ चुका है। साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम तो आ ही रही है और उस बीच हम लाए हैं आपके लिए टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर आने ही वाले हैं। ये मेरी श्योरिटी है, यानी ये कर लिया तो लाइफ जिंजा लाला, इसके बाद आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो टॉप 40 क्वेश्चंस में हम बढ़ते हैं यार। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है यार? ये आ रहा है ग्लोबल वर्ल्ड से। ऑल्दो ग्लोबल वर्ल्ड 1 या 2 नंबर का है, बट इनमें से शायद कोई 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आता हो तो यही आ सकता है, ये मेरी गारंटी है। कह रहा है द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर वर नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। बेसिकली ये ग्लोबल वर्ल्ड में आपको बताया भी गया है कि स्पेनिश जो कॉन्करर्स होते थे वो कभी भी मिलिट्री के थ्रू नहीं लड़ते थे, वो डिसीज फैला देते थे। तो कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था कि भाई बंदूक से मार रहे, बम से मार रहे, नहीं, बीमारी फैला दो, सामने वाले देश के पास यूं ही इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो वो यूं ही मर जाएगा। तो बेसिकली ये स्पेनिश कॉन्करर्स का रहता था। तो अगर आप देखो इनका मोस्ट पावरफुल वेपन क्या था, दे यूज जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स, जो बेसिकली स्प्रेड हो जाता था कॉन्टिनेंट से और कोई यूरोपियन के पास उसकी इम्यूनिटी नहीं होती थी। अमेरिका's ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज, इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी और इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत लोग मारे जाते थे। तो ये एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आ सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, मेंशन एनी 2 स्टेट्स दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। सर हम क्या 2 नहीं 10 बता देंगे। इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पावर है लिस्ट के फॉर्म में। ये सारी इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। पहले डिवीजन ऑफ पावर्स है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बटा हुआ है लिस्ट के फॉर्म में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये वाली चीज है। हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के अंडर वर्क नहीं करती है। फिर हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, यूटीज के अलग चीजें हैं। तो ये हमें एक फेडरल कंट्री बनाती है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन। प्रिंट वाले चैप्टर में जो प्रिंट रिवॉल्यूशन था उसमें ही सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इसका इंपैक्ट आता है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट हो जाता है, डायलॉग और डिबेट का हो जाता है, वो वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस एक्सपांड होना चालू हुई, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस एक्सपांड होना चालू हुई तो कॉस्ट ऑफ बुक्स रिड्यूस हुई। अब जैसे ही कॉस्ट कम हो गई तो बहुत ज्यादा लोग पढ़ना चालू कर गए, इससे कहीं ना कहीं लिटरेसी बढ़ी, लोगों के अंदर बुक्स की और डिमांड बढ़ना चालू हो गई। मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो सकती थी इतनी आसानी से कि कोई बोल ही नहीं सकता था। बुक फ्लडेड द मार्केट, 20 मिलियन कॉपीज पहले आई थी, फिर 200 मिलियन कॉपीज आने लग गई। फोक टेल्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, कैलीग्राफी, कार्टून्स, क्रिएचर्स और बहुत फेमस पोएट्री, फेमस ऑथर्स आने लग गए इसके अंदर। और ओरल कल्चर और बड़ा, यानी बोल के समझाने वाली चीजें। फिर प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, जिसने बेसिकली डिबेट और डिस्कशन किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर चाहे वो कार्ल मार्क्स की बुक हो जाए, वॉलेटियर की बुक हो जाए, जीन जैक रॉसो की बुक हो जाए, जिसने लोगों को पढ़ने पे मजबूर किया और उन्हें बताया कि उनके राइट्स क्या है, रैशनल क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, वो सारा चीज बताया। फिर कुछ रिलीजियस ऑथर्स भी आए जैसे मार्टिन लूथर, मेनोक्यू इटली के, जिन्होंने बेसिकली रिलीजियस डिबेट्स करी, क्रिटिसाइज किया चर्च को उनके प्रैक्टिसेस के ऊपर। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज आ रही है वो आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है बेल्जियम मॉडल अकोमोडेशन हम जिसको बोलते हैं। बेल्जियम के अंदर बेसिकली डच और फ्रेंच के बीच में तनाव थे, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया एंड देन बेल्जियम लेके आया अपना अकोमोडेशन मॉडल। उस अकोमोडेशन मॉडल के अंदर इक्वालिटी करी गई थी, फ्रेंच और डच स्पीकर इक्वल होंगे, उनकी कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर इक्वालिटी देखने को मिलेगी। तो देखो जो नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे। ब्रुसेल्स के अंदर एक अलग गवर्नमेंट होगी जिसमें दोनों कम्युनिटीज का इक्वल शेयर रहेगा और कोई भी रूल
एक कम्युनिटी पास नहीं कर सकती, उसमें हाँ दोनों की लगेगी ही लगेगी। बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से किसको दी गई थी? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट और सेंट्रल के अलावा एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, जिस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेसिकली जो कम्युनिटीज होती है लोकल लेवल पे उनके लिए वर्क करेगी। तो बेल्जियम मॉडल सिविक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट आता है। बेल्जियम मॉडल के बाद आता है आपका हु वॉज अलूरी सीताराम राजू। बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्राइबल पर्सन जिसने गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर गुरिल्ला वॉर छेड़ा था। अलूरी सीताराम राजू को लोग मानते थे कि उसके पास बहुत अद्वितीय शक्तियां हैं और वो किसी को भी क्योर कर सकता था, और ये लड़ता भी उसी तरीके से था। बट ये जो बंदा था ये महात्मा गांधी का फॉलोअर था, बट ये बोलता था विदाउट वॉर हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इसने वॉर करके जीतने की कोशिश करी। लेटर ऑन 1924 के अंदर इसको मार दिया गया था, पुलिस ने अरेस्ट करके इसको मार दिया गया था। तो ये अलूरी सीताराम राजू है जो एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, इंडियन थे जिन्होंने अपने दम पर ट्राइबल्स के लिए लड़ाई करना चालू करी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इनका सबसे बड़ा पार्ट था, नॉन वायलेंस, जो गांधी जी सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे। इसके बाद आपका आता है द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजंस एज टू व्हाई पीपल प्रेफर वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। सर क्यों लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा काम करना चाहते हैं कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर? तो अगर हम देखें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की बात कर रहा है, पहले अगर मैं आपको बताऊं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज में बेसिकली वो एक तरह से डिफरेंट से पूछ रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फिक्स्ड रूल्स हैं जो किसने सेट किए हुए हैं? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किए हुए हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है कि आपको इतने से बजे तक इतने बजे से ही काम करना है। पेड हॉलीडेज मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, पेंशन की सुविधा मिलती है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग इसलिए ही जाना चाहते हैं क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज उनको मिलती है। इसके बाद जो अगला आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स to improve agriculture. Support the statement with example. Green revolution, minimum support price, आपका किसान क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस स्कीम, कितनी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है। तो देखो पहले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें आपको पता होगा HYV सीड्स यूज किए थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो डेयरी के लिए हुआ था बेसिकली, और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी लैंड होल्डिंग्स को मिक्स कर दिया है, इसको कंसोलिडेशन या कलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं। रेडियो और टेलीविजन से टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव किया गया है। एग्रीकल्चर एक इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कंसिडर करते हुए जो पहला 5 ईयर प्लान था उसके अंदर भी एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा दिया है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये तमाम ऐसी चीजें करी है गवर्नमेंट ने ताकि फार्मर को हेल्प मिल पाए। इसके बाद आता है व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज बैंक्स इन रूरल एरियाज। देखो रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज, यहां पर 2 चीजें चलती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। आपको बता दो ए फॉर्मल होता है बैंक्स, एसएचजीज, इंस्टीट्यूशनल्स, कॉपरेटिव्स। इनफॉर्मल होता है रिलेटिव्स, आपका मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, ये सारे। अब रूरल एरियाज में ज्यादातर जो फार्मर होता है वो इनफॉर्मल सोर्स में चले जाता है, जो कि एक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स के अंदर कोई लीगैलिटी नहीं होती है, कोई आप केस नहीं कर सकते, आपका पैसा गया तो फिर गया ही गया। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है, और इस रीजंस की वजह से हमको रूरल एरियाज के अंदर बैंक्स को और इंक्रीज करना जरूरी है ताकि हम रूरल फार्मर्स को और फैसिलिटेट कर पाए उनकी फार्मिंग में, उनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उन सब के अंदर। और आप देखो इनफॉर्मल लोन से बेसिकली डेप्ट ट्रैप हो जाता है, यानी एक उधार का जाल में फंसते चले जाता है, और हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, हाई इंटरेस्ट रेट है, ये बहुत लो लीगैलिटी है, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, फार्मर के साथ फ्रॉड हो सकता है। ये सारी चीजों की वजह से हमें बैंक्स को बढ़ाना जरूरी है। इसके बाद अगला आता है साइमन कमीशन वाज ग्रीटेड विद स्लोगन गो बैक साइमन। क्यों? बहुत सिंपल यार, 1930s के दौरान ब्रिटेन से साइमन कमीशन आई थी जिसको हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन।
ये इस कमीशन का एक सिंपल सा काम था कि ये भारत में आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी और नेसेसरी जो चेंजेस हैं उनको सजेस्ट करेगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी इंडियन नहीं था। तो लोगों को गलत लगा कि भाई ये कैसी कमेटी है जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सुधार करना चाहती है बट उसके अंदर कोई भारतीय नहीं है। तो इसका नारा जो रखा, मतलब लोगों ने जब उसका स्वागत किया तो वो किया गो बैक साइमन के साथ। तो देखो ये स्टैट्यूटरी कमीशन थी सर जॉन साइमन के अंडर के अंदर, और इनका बेसिकली काम था फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और चेंजेस को सजेस्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या था कि कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसका स्वागत गो बैक साइमन के साथ किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। फिर आता है अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सर इसी क्वेश्चन को इसने ऐसे भी पूछ लेता, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या ऐसा ग्लोबलाइजेशन ने भारत देश के अंदर किया जिससे हमारे भारत देश का मार्केट वर्ल्ड लेवल पे आ चुका है? तो यार बहुत सिंपल, जब बाहर की कंपनीज भारत देश के अंदर आना चालू हुई तो बहुत सारी कंपनीज के बीच में कंपटीशन हुआ। इससे अल्टीमेट फायदा कंज्यूमर का हुआ क्योंकि कंज्यूमर के पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस आना चालू हो गई। आज हमारे पास अगर कोको कोला है तो उसके बदले में पेप्सी भी है, उसके बदले में अलग अलग ड्रिंक्स भी आती है। तो ये वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस हमें ग्लोबलाइजेशन से मिल पाया। और सर ये जो चीज थी ये कब करी गई थी? ये करी गई थी इन द ईयर 1991। तो देखो ग्लोबलाइजेशन इज लेड टू द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स, और जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सब इंडियन मार्केट्स में आज अवेलेबल है, जो बहुत ज्यादा वैरायटी है। और जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट फूड सर्विसेज, ये बहुत हद तक बड़ी है भारत देश के अंदर। इसके बाद अगला आता है डिस्क्राइब 4 मेजर एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब सर रिफॉर्मेशन करना क्यों है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस के नाम पर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मनी एंड मसल पावर, फिर दे डोंट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस, डायनेस्टिक सक्सेशन, इनके लिए रिफॉर्मेशन करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लॉस पास किए गवर्नमेंट ने, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई लीडर अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरे की पार्टी में चले गया पैसे के लालच में, तो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन उसकी जो सीट है वो ले लेगा, चाहे एमपी हो या एमएलए हो। ये एंटी डिफेक्शन लॉ है बेसिकली। और फिर है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस में लड़ रहा है उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, क्या कोई क्रिमिनल केसेस है और कितना प्रॉपर्टी डिटेल्स है, वो सब देना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने को भी बोला है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरो, आपकी कितनी कमाई है, आपकी आमदनी कितनी है, आपका खर्चा कितना है। इससे पता लगता है कि भाई जो पार्टी है पैसा कितना मिल रहा है, कहां मिल रहा है, वो सारी चीजें। इसके बाद आता है, ये है ना इकोनॉमिक्स का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल्स बट समटाइम्स दीज गोल्स कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, एक्सप्लेन। सर इसमें ही इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता था, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। तो यार समझने वाली बात बस इतनी सी है कि यार देखो सबका डेवलपमेंट गोल अलग है। मेरा डेवलपमेंट गोल होगा कि मैं और अच्छी इनकम करूं और अच्छा अपनी कोचिंग को बढ़ाऊं। आपका डेवलपमेंट गोल होगा कि आप 95% लाओ, अच्छे परसेंट लाओ, अच्छा पैसा कमाओ। सिमिलर तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, बट सर ये झगड़ेलू क्यों होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग क्यों होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट चाहती है डैम्स बनाना तो गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, बट उसके चक्कर में आपको सारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको माइग्रेट करवाना पड़ जाएगा, जो नदी किनारे रहती है, तो उनका उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये एक एग्जांपल आप डाल सकते हो। तो देखो पीपल बेसिकली डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हमेशा ही देखते हैं। फिर देखो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट, पीपल सेट देयर गोल्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, की जो जो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस चेंज कर रहे हैं। और लोग सिर्फ इनकम को नहीं देखते, वो रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें भी देखते हैं। ठीक है, आगे अगर हम आते हैं तो आगे आता है व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब, कर्ब का मतलब होता है रोकना, द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857।
सर आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे जिसमें लास्ट टॉपिक में आता है प्रिंट एंड सेंसरशिप वाले टॉपिक के अंदर, कि ब्रिटिश ने जो एक्ट पास किए थे उस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को ये अलाउ नहीं करते थे कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाकर कुछ लिखे। अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिख देती थी तो उस प्रिंटिंग प्रेस को वार्निंग दी जाती थी, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर वार्निंग अगर उस प्रिंटिंग प्रेस ने इग्नोर किया तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर लिया जाएगा और आगे जाकर उसकी चीज को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ इतना चाहते थे कि हमारी भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज्यादा बोलबाला रहे। तो देखो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो प्रेस का चेंज हो गया, इंग्लिशमैन डिपार्टमेंट अ चेक एंड कंट्रोल ऑफ द नेटिव प्रेस। नेटिव का मतलब जो उसी देश में, जैसे वर्निक्युलर जो था, वर्निक्युलर न्यूज़पेपर बिकम असर्टिवली नेशनलिस्ट। कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन डिबेटिंग और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चालू कर गया, भाई ये नहीं चलेगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम इनलार्ज अबाउट प्रिंटिंग आइडियाज अगेंस्ट देम। जो उनके अगेंस्ट लिखेगा उसको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। फिर है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्शरी सेक्टर भारत देश के अंदर क्यों इतना बढ़ रहा है। पिछले दशक में और इस दशक में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है टर्शरी सेक्टर की। सर वो क्यों हुआ है, टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ते जा रहा है, उसके पीछे कुछ बेसिक कारण है। अगर आज हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ज्यादा से ज्यादा ईटिंग आउट, शॉपिंग, नई चीजें लेना वो करना चाहते हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर के अंदर आ रही है। सर्विस सेक्टर सेकेंडरी और प्राइमरी को भी फैसिलिटेट करता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर वो सेक्टर है जो सेकेंडरी के प्रोडक्ट्स को बेचने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इंडिया के अंदर जो आज एक यूथ भी है वो कहीं ना कहीं अपना जो जॉब है, अपना जो धंधा है, बिजनेस है, वो सर्विस सेक्टर के अंदर ही देख रहा है। तो देखो क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, और ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी को लगते ही हैं। सर्विसेज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, एटीएम, ये सब इसके अंदर आ जाता है। फिर आईटी सर्विसेज, आज जो सबसे ज्यादा बूम है वो टर्शरी में ही सब काउंट हो रहा है। इसके बाद आता है हाउ हैड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया से 5 नंबर में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या इंपैक्ट हो गया। बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हम तो पार्ट ले ही नहीं रहे थे, तो ब्रिटिश लोग जिन्होंने ये पार्ट लिया था, प्रॉब्लम क्या हो गई ना यार कि इन्होंने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। डिफेंस के ऊपर जो खर्चा होता है उसको खासा लेवल तक बढ़ा दिया। अब उसको मीट करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया, ये एक पॉइंट आ जाता है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करते थे, यानी लोगों को जबरदस्ती विलेजेस से उठाकर उनको बैटल ग्राउंड में डाल देते थे। उस समय 12 से 13 मिलियन लोग मारे भी गए थे, क्योंकि उस समय फूड शॉर्टेज हो गई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था। तो ये सारे काउंट होते हैं एज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखो कैसे हुआ था, द कॉलोनियल गवर्नमेंट मैसिवली इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, और इसके लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाना चालू किया इंडिविजुअल इनकम के ऊपर, इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करना चालू कर दिया, और इन्फ्लेशन भी बढ़ा था इस समय, मिलिट्री सप्लाईज बढ़ गई थी। ये कुछ चीजें थी जिसमें बेसिकली आप बोल सकते हो कि हमारे भारत देश में नई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। इसके बाद आता है द रोल ऑफ पार्टीज। बहुत सिंपल है यार, और एग्जाम में हमेशा भी आया हुआ है, या तो फेडरलिज्म का आ जाता है या ये आ जाता है कि क्या करती है फंक्शंस ऑफ पार्टीज, रोल्स ऑफ पार्टीज क्या क्या है। बहुत सिंपल है, अगर आप देखो तो पहले तो कंटेस्ट करती है इलेक्शंस, सिंपल पॉइंट, पॉलिसीज ऑफर करती है, स्कीम ऑफर करती है, प्रोग्राम्स ऑफर करती है। रोल इनका सबसे बड़ा है लॉज बनाने में, पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करना है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको लेके आएगी। फिर फॉर्म करती है एंड गवर्नमेंट को रन करती है, कि मान लो इनकी गवर्नमेंट मतलब इनकी मेजॉरिटी हो गई तो वो गवर्नमेंट को रन करना चालू कर देगी। रिक्रूट करती है लीडर्स को, कैंडिडेट्स को अपॉइंट करती है, और अगर हार गई तो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। वेलफेयर स्कीम्स तो मैंने आपको बता दिया, ये कुछ रोल होते हैं। इसके बाद आता है रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हाँ जी सर, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मैन और वुमेन को इक्वालिटी देना बहुत जरूरी है। और क्यों देना जरूरी है? ताकि वुमेन भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाए, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, इन सारी के अंदर कहीं ना कहीं हमें वुमेन का इक्वल रोल चाहिए, क्योंकि जब मैन और वुमेन इक्वल हो जाते हैं तब देश का ग्रोथ डबल ट्रिपल चौपल पहुंच जाता है। तो देखो, हैविंग एक्सेस टू सेल्फ
जनरेटेड इनकम, जो मैंने आपको बोला, इक्वल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सारी चीजें एक वुमेन को नीड रहती है ताकि एक डेमोक्रेसी के अंदर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाया जा सके। इसके बाद चीज आती है कि है आपके चैप्टर ज्योग्राफी में से, मतलब मिनरल में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूशनल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो ये उससे डबल ट्रिपल इंपॉर्टेंट है। मिनरल का अकरेंस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मिनरल चैप्टर में से हम बच्चों को यही कहते हैं, ये सबसे ज्यादा आता है। तो हम देखें इसको, मिनरल का अकरेंस आईएमपी है, मैं बोल रहा हूं ये आ सकता है गारंटी। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स जनरेट होते हैं, फॉल्ट्स जनरेट होते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जब शॉर्ट क्वांटिटी में होता है तो इसको बेसिकली वेंट्स बोला जाता है, और जब लॉन्ग क्वांटिटी में होता है तो लोड्स बोला जाता है। और एक और फॉर्मेशन है जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक हो जाता है, जो रेसिड्यू बन जाता है। बॉक्साइट इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। सर्टेन मिनरल्स एल्यूवियल डिपॉजिट्स, जिनको प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैंने बोला प्लेसर डिपॉजिट्स। फिर कुछ आपको ओशन वाटर्स के अंदर जैसे कॉमन सॉल्ट होता है, पोटेशियम होता है, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसके बाद आता है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन द मेजर फैक्टर दैट स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। याद रखो फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में दो है, टेक्नोलॉजी है और लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन यानी रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से इंपैक्ट किया है सर? आज अगर हम देखें तो हम यहां पर घर में बैठे बैठे विदेश का, देश का कोई सा भी प्रोडक्ट चुटकियों में मंगवा सकते हैं, बस इस वजह से, ताकि क्यों हम ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी का ईज है, टेलीग्राफ का ईज है, पोस्ट ऑफिस का ईज है, ट्रांसपोर्ट का ईज है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है, और यही रीजन है कि आज ग्लोबलाइजेशन एक वर्ल्ड लेवल से आकर इतना ऊपर चले गया है कि हर कंज्यूमर को इससे फायदा मिल पा रहा है। जो देखो, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट डिलीवरी होना चालू हो गया, नेविगेशन स्ट्रांग हो गया है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन्स, फैक्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फैसिलिटेट हुई है ग्लोबलाइजेशन को इंपैक्ट करने के अंदर। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजोरिटिज्म पॉलिसीज। अब देखो, हमने शुरू में देखा था बेल्जियम का अकोमोडेशन मॉडल, अब है मेजोरिटिज्म। श्रीलंका ने क्या किया था? सिन्हालीस को सबसे ज्यादा मेजोरिटी देती थी और तमिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था और मेजोरिटिज्म मॉडल को फॉलो किया था। कैसे किया था सर? मेजोरिटिज्म गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है सर? अगर देखो, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। बेसिकली तमिल्स एलिएनेटेड फील करना चालू कर गए थे, उनको लग रहा था हमारा देश है हमारे साथ नहीं दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे डिमांडेड तमिल अलोन, सेपरेट कंट्री इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इनके पॉलिटिकल राइट्स छीने गए, डिस्क्रिमिनेट किया गया, जॉब्स ली गई, ये सारी चीजें, और एज अ रिजल्ट इनके बीच में सिविल वॉर हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। आगे आता है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल। बहुत सिंपल है, एल्यूवियल सॉइल हमारे इंडिया का सबसे वाइड स्प्रेड सॉइल होता है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र से आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर फाइन क्वालिटी ऑफ पोटेशियम, मिनरल्स, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। वीट, पैडी, इन सब की ग्रोइंग में बहुत ज्यादा यूजफुल आता ही आता है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अभी आने को आ सकता है। इसके बाद आता है क्या होता है कम्युनलिज्म। जेंडर, कास्ट और रिलीजन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम्युनलिज्म यानी जब एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर मानना चालू कर देता है और दूसरे को इंफीरियर मानना चालू कर देता है, इसी चीज को हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। और इसके बेसिस पे कम्युनल वायलेंस होते हैं, दंगे फसाद होते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ रही है। अब सर इसके 4-5 फॉर्म्स होते हैं, बहुत सिंपल। पहला है जो सबसे कॉमन है, वो है प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स, यानी हम पहले से ही सोच लेते हैं कि भाई ये धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा है। और जब मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी के ऊपर अपनी सत्ता जमाना चालू करती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर आप देखो तो कम्युनल वायलेंस सबसे वर्स्ट फॉर्म है, यानी दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। फिर एक और चीज होती है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस इमोशनल अपील्स, जो एक कैंडिडेट करता है उससे भी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का एक फॉर्म आ ही जाता है। तो ये कम्युनलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आने को आ सकता है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब सर ये ज्योग्राफी में इसको भी ऐसे भी बोल सकता था कि मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ नेशन। सर क्या क्या रीजंस होते हैं? बहुत सिंपल।
ये इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ और बढ़ जाती है। तीसरा, एक्सपोर्ट, जब हम प्रोडक्ट्स करते हैं तो इससे हमारे फॉरेन के रिजर्व्स और मिलते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज को सेमी रूरल एरियाज में डालते हैं तो इससे कहीं ना कहीं रूरल ग्रोथ भी होती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी वाइज हम आगे बढ़ते हैं, जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। ये आपको लिखने रहेंगे इसके अंदर पॉइंट। फिर आता है द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इकोनॉमिक्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बोलते हैं हम इसको, कि क्या क्या आरबीआई के फंक्शंस हैं। बहुत सिंपल है सर, आरबीआई बेसिकली एक प्रिंटिंग बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रिंटिंग करती है। आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि ये सारे फॉर्मल सेक्टर की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। थर्डली, आप ये भी बोल सकते हो कि आरबीआई मेक श्योर करता है कि जो लोन है वो रिच और पुअर दोनों को मिल रहा है। एक जो बैंक है उसको आरबीआई को इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है कि वो कितना लैंड कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या अमाउंट है, क्या इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें। और अगर बैंक फंस गई किसी लोन वाली चीज के अंदर तो बैंक आरबीआई से मदद मांग सकते हैं। इसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट या डूबते को तिनके का सहारा भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ नेशनल पार्टी। बहुत सिंपल है, 2 नंबर में आता है 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस, सबसे पहला क्राइटेरिया। और अगर ये नहीं हुआ तो गवर्नमेंट इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट, और साथ साथ में मेजॉरिटी में 4 सीट्स इन लोकसभा। ये इनका क्राइटेरिया होता है जो आपको पता होना चाहिए। सर इसके बाद स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया भी देख लेना, कम पूछता है बट पता होना चाहिए। सर अगला क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्म क्या होता है सर? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल में पावर किसके बीच में डिवाइड होती है सर? पावर डिवाइड होती है बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें बेसिकली आ जाता है एग्जीक्यूटिव, आपका जुडिशरी, आपका लेजिस्लेटिव। ये सर इसी का एक और नाम क्या होता है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं सर इसी को? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ये हॉरिजॉन्टल रहता है सर। हॉरिजॉन्टल के बाद जो दूसरा आता है वो क्या आता है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ शेयरिंग। वर्टिकल सर किसके बीच में होता है? लेवल्स के बीच में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सेंट्रल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, ये सारी लेवल्स के बीच में। सर इसी को फेडरल फॉर्म ऑफ शेयरिंग भी बोलते हैं, ये भी आपको पता है। वर्टिकल के बाद थर्ड आ जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी बेसिकली एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए रहती है, लोकल लेवल पे, रिलीजन बेसिस पे, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। एक और रहता है जिसको हम बोलते हैं कोइलेशन गवर्नमेंट, या द पावर बिटवीन द गवर्नमेंट। कोइलेशन मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज आपस में टीम बनाती है, उस चीज को ही हम क्या बोलते हैं सर? कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी पावर को शेयर कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें रहती हैं, हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके बाद आ रहा है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सर 5 बोले बट साथ के साथ लिख के आना, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला फीचर अगर हम बात करें तो क्या होता है सर? देयर शुड बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी ही चाहिए। दूसरा, ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, यानी एरिया ऑफ कंट्रोल। थर्ड, दिस जुरिस्डिक्शन इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फोर्थ, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
कि फंडामेंटल जो लॉज है वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकते किसी एक लेवल के द्वारा। फिर आप ये भी बोल सकते हो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, पैसा कहां से कमाओगे, आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और 2-3 और लिखना चाहते हो तो एक लिख सकते हो देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, फिर ये लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी एक्ट एज अ पिलर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 which made local government effective in India and recent efforts taken by our government। ये थोड़ा अलग आ गया यार, ये बेसिकली यहां तक क्वेश्चन है कि क्या 1992 के अंदर लिया गया था। इस चीज को हम क्या बोलते हैं सर, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को सेंट्रल और स्टेट से लेकर किसको दे दो सर, लोकल गवर्नमेंट को। सर इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट चीजें करी गई थी। पहला एसईसी बनाया गया था, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो बेसिकली क्या करेगा, लोकल इलेक्शंस को फैसिलिटेट करेगा। दूसरा 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी थी। रेगुलर इलेक्शंस होंगे, ये भी एक प्रावधान डाला गया था। फिर कुछ सीट्स जो थी वो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी करी गई थी। और फिफ्थ आप बोल सकते हो कि पावर और जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगी सर, लोकल गवर्नमेंट को। ये 5 मेजर रिफॉर्म्स किए गए थे इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। इसके बाद आ जाता है आपका व्हाट आर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, कि पानी की जो किल्लतें हो रही है वो किल्लतें क्वांटिटेटिव वाइज क्वालिटेटिव वाइज कैसे हो रही है। बहुत सिंपल है, क्वांटिटेटिव वाइज देखोगे तो ओवर पॉपुलेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली क्यों हो पा रहा है, सीजनल और एनुअल रेनफॉल में भी एक प्रॉब्लम है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस, ये सारी है। क्वालिटेटिव में देखोगे तो पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, ये सारी चीजों से क्वालिटी खराब हो रही है। इसके बाद आता है आयरन को क्यों वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री क्लासिफाई किया जाता है। सर सिंपल है, आयरन दूसरी इंडस्ट्रीज को भी, अदर इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और इस कारण से ही हम आयरन को कौन सी इंडस्ट्री क्लासिफाई करते हैं सर, बेसिक इंडस्ट्री क्लासिफाई करते हैं। और इस इंडस्ट्री के बिना कोई दूसरी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है, क्योंकि आयरन ही इंडस्ट्री ऐसी है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को मशीन्स प्रोवाइड करती है, आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 2-3 नंबर के अंदर। रोल ऑफ गुइजिपी मजीनी, ये एक छोटा क्वेश्चन है, कभी आए तो आना चाहिए। ये बंदा बेसिकली गियोना शहर के अंदर मौन हुआ था, जो कहां है सर, इटली के अंदर है, 1807 के अंदर। अच्छा, इस बंदे ने 2 सोसाइटीज बनाई थी, एक बनाई थी यंग यूरोप और एक बनाई थी यंग इटली। ये दोनों ही सीक्रेट सोसाइटीज थी। ये एक लिबरल नेशनलिस्ट था, ये एक लिबरल नेशनलिस्ट था, जो बेसिकली किसके खिलाफ लड़ रहा था, कंजर्वेटिव रिजाइम के खिलाफ लड़ रहा था। और ड्यूक साहब ने इनके लिए एक लाइन बोली थी कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ वियना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सर कब हुई थी, 1815 के अंदर हुई थी। किसने होस्ट करी थी सर, ड्यूक मेटरनिक, जो ऑस्ट्रियन चांसलेसर थे बेसिकली, ड्यूक मेटरनिक। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपोलियन हारा गया था और जो दूसरी फोर्सेस थी वो जीत गई थी। हुआ क्या था इसके अंदर, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था, वापस लेके आए थे। ये भी एक कंजर्वेटिव सोच की डायनेस्टी थी। बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड एंड फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी, फ्रांस की टेरिटरी खो दी उसने। और सम ऑफ द टेरिटरीज वर गिवन टू ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, इन सबको टेरिटरीज दे दी गई थी। ये वाला एक क्वेश्चन आ जाता है। आगे बढ़े, हमारा लास्ट क्वेश्चन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में? ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ के जो सीएम थे वो थे ओटावान बिस्मार्क, जो बेसिकली इन्होंने सीएम ओटावान बिस्मार्क, इन्होंने
7 साल तक वॉर लड़ा। कितने वॉर लड़े थे सर? 3 वॉर्स लड़े थे। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। इन्होंने पर्शियन आर्मी की हेल्प ली थी और पर्शियन आर्मी से जो विक्ट्री हुई थी वो किसकी हुई थी? प्रूशिया की हुई थी। और जो नए राजा बनाए गए थे वो किसको बनाया था? केसर विलियम वन को नए राजा बनाया गया, वॉज प्रोक्लेम्ड एज न्यू किंग। और जो नया राजा था उस नए राजा ने फोकस किया किसके ऊपर? ट्रांसपोर्ट, मॉडर्नाइजेशन। इसके अंदर बहुत ज्यादा इसने फोकस किया। ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है। तो ये थे हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सोशल के पेपर के अंदर आ सकते हैं। मेक श्योर ये वीडियो आप बार बार देखो ताकि आपका पूरा रिवीजन अप टू डेट हो जाए। हमने मैप वर्क की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, लाइव स्ट्रीम हमने ऑलरेडी डाल दिया है, प्रेजेंटेशन टिप्स आ चुका है, एंड हमारा होल सोशल का सिलेबस भी 1.5 घंटे के अंदर वीडियो फॉर्म में आपके पास आ चुका है। तो मिलते हैं अगली लाइव स्ट्रीम और बहुत सारी ऐसी वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।